जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो आज हम पाठ 15 को पढ़ेंगे। पाठ 15 में है स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। तो इसका हम 2 भाग पहले ही पढ़ चुके थे और उन 2 भागों में हमने कचरा के बारे में चर्चा किया था कि किस तरह से हमारे घरों में कचरा उत्पन्न होता है और उसको किस तरह से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन उस कचरा को किस तरह से हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। साथ ही हमने कचरा के बारे में कुछ प्रयोग भी किए थे, कुछ क्रियाकलाप किए थे और जाना था कि किस तरह से हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो हमने वर्मी कंपोस्ट बनाना भी सीखा था लाल केंचुआ की सहायता से। साथ ही हमने 2 तरह के जो कचरे उत्पन्न होते हैं उसको किस तरह से अपने लिए लाभदायक बनाएं, किस तरह से अपने लिए उपयोगी बनाएं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कबाड़ से जुगाड़। तो हमारे घरों में कबाड़ तो उत्पन्न हो ही जाता है, तो सभी के घरों में कबाड़ मिल ही जाता है। तो ये जो कबाड़ है इसको बर्बाद होने से कैसे बचाएं, तो क्या करना होगा, इससे कुछ हमको जुगाड़ करना होगा। तो आशा करती हूँ ये पाठ पढ़ने के बाद आप कबाड़ से कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो और अपना दिमाग लगाकर हर चीज़ से कुछ नया बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो कबाड़ होते हैं ये चारों तरफ फैलकर हमारे पृथ्वी को गंदा करते हैं, हमारे परिवेश को गंदा करते हैं। तो हम क्यों अपने परिवेश को गंदा करें, यदि वो हमारे लिए उपयोगी हो जाए, हम उसका कुछ न कुछ जुगाड़ कर लें और उसको अपने लिए उपयोगी बना लें, तो फिर हम तो इसको नहीं फेंकेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुमूल्य हो जाएगा। तो चलिए आज हम कबाड़ से कुछ जुगाड़ करते हैं। बिट्टू के विद्यालय में बाल समागम की चर्चा हो रही थी। तो बिट्टू का जो विद्यालय था उसमें बाल समागम होने वाला था, तो उस पर चर्चा हो रहा था। तो हस्तकला प्रदर्शनी में उसके सारे साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो ऐसा आपके विद्यालय में भी होता है, जब कुछ कार्यक्रम ऐसा आयोजित होता है तो आप सभी एकदम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही बिट्टू के विद्यालय में हो रहा था। उसे भी उस प्रदर्शनी में भाग लेने की बहुत इच्छा थी। तो क्या प्रदर्शनी होने वाला था, हस्तकला प्रदर्शनी, मतलब हाथ से कुछ सामान बनाना है। परंतु अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको वो जानते हुए वो बहुत निराश था और अपनी कक्षा में चुपचाप बैठा था। तो जो बिट्टू है उसका जो परिवार है वो बहुत गरीब है, जिसके कारण उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कुछ सामान खरीद के कुछ बना सके, तो इसलिए वो बहुत उदास था। तो उसी समय शिक्षिका ने बिट्टू से उसके निराश होने का कारण जानना चाहा। तो बिट्टू जब उदास था तो उसकी शिक्षिका ने देखा कि बिट्टू उदास है, तो उन्होंने क्या कहा कि बिट्टू तुम क्यों उदास हो। तो बिट्टू ने अपनी समस्या बताई। शिक्षिका ने समाधान करते हुए कहा कि किसी कार्य के लिए पैसे से ज्यादा क्या चाहिए, रचनात्मक सोच चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए की आवश्यकता होती है। शिक्षिका ने अपने आसपास के जो अवशिष्ट पदार्थों से कुछ हस्तकर्म कराना सिखाया। तो क्या सिखाया शिक्षिका ने, जो आसपास जो ऐसे चीज हैं जिसको हम फेंक देते हैं, तो उससे हम किस तरह से हाथ के कुछ क्रिएटिव आइटम बना सकते हैं, तो उसके बारे में उनकी शिक्षिका ने सिखाया। रद्दी कागज के उपयोग से बनी लुगदी से टोकरी, मुखौटा इत्यादि। तो जो रद्दी कागज बच जाता है, तो आप बच्चे क्या करते हैं, क्लास में भी जब कुछ गलत हो जाता है तो तुरंत कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। तो वो जो कागज जमा हो जाता है या फिर पेपर का जो टुकड़ा जमा हो जाता है, तो उसको भिंगा कर उसको तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको भिंगा कर रखेंगे। जब वो पूरी तरह से विगलित हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको गोंद डालकर उसको अच्छी तरह से, जैसे आटा गूंथती है ना आपकी माँ, तो उसी तरह से आपको गूंथना है और उसकी सहायता से आप टोकरी बना सकते हैं, मुखौटा बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे और उसके ऊपर उसको थापते जाएंगे, जैसे मिट्टी थापते हैं, और उसके बाद उससे क्या हो जाएगा, कटोरी बन जाएगा। उसको धूप में सुखा लेंगे, फिर रंग कर लेंगे। तो इस तरह से टोकरी बन सकता है, मुखौटा बन सकता है।
इसके बाद और क्या सिखाया उन्होंने, प्लास्टिक की बोतल जिन्हें उपयोग के उपरांत कचरे की तरह फेंक दिया जाता है से गमला बनाना। तो जो प्लास्टिक का बोतल होता है उसको काटकर उससे भी गमला बनाया जा सकता है, उसमें पौधे भी लगाए जा सकते हैं, ये उन्होंने सिखाया। और क्या सिखाया कि उपयोग उपरांत बचे जो प्लास्टिक होता है उससे घर में उपयोग के लिए डिजाइनर चटाई बनाया जा सकता है, डिजाइनदार चटाई बनाया जा सकता है। किस तरह से, जो प्लास्टिक बचता है उसको क्रूशिया या फिर ये जो स्वेटर बुनने वाला जो कांटा होता है उसकी सहायता से चटाई बनाया जा सकता है, ये भी बना सकते हैं। या फिर चॉकलेट खाने के बाद उसकी जो पन्नी बन जाती है उससे आप फूल का माला बना सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, उसको सुई सूता की सहायता से उसको मोड़ मोड़ कर डालते जाएंगे तो इससे माला बनते जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कितने सारे आइडिया हमको मिले कि नहीं। जो हम पेपर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं उसके लुगदी बनाकर उससे हम टोकरी बना सकते हैं। जो प्लास्टिक का बोतल है उसमें पौधा लगा सकते हैं। और जो प्लास्टिक होता है जिसमें हम सामान लाते हैं उस प्लास्टिक को काट कर उससे लंबी लंबी डोरी बनाकर उससे चटाई बना सकते हैं। जो चॉकलेट खाने के बाद उसका रेपर बच जाता है उससे हम माला बना सकते हैं। तो इस तरह से कितना सारा उपाय शिक्षिका ने बताया। नारियल के जो रेशेदार छिलके हैं उससे चिड़ियों का घोंसला बना सकते हैं। तो कितना कुछ बनाया जा सकता है बेकार की चीज़ों से जिसको हम फेंक देते हैं यूं ही। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए नारियल के जो छिलके होते हैं, ऊपर के रेशे होते हैं, उससे इस तरह का घोंसला बना सकते हैं। और ये जो है ये क्या है, जो प्लास्टिक का रेपर होता है उससे फूल बनाकर उससे माला बना सकते हैं। और यहाँ देखिए बोतल, जो खाली बोतल है ना उससे आप गमले बना सकते हैं। या फिर ये जो प्लास्टिक की पट्टी है उससे आप टोकरी बना सकते हैं। जो पेपर है उसको भी काट काट के इस तरह से टोकरी बना सकते हैं। पेन स्टैंड बना सकते हैं इस तरह से। तो कितना तरह का कबाड़ से जुगाड़ हो गया। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को चलाना है कि हम इस चीज़ से क्या बना सकते हैं। तो आप भी अपने घरों में जो भी कबाड़ होता है उससे कुछ ना कुछ बनाने का सोचिए, ठीक है। और उसका जो फोटो है कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो बाल समागम में बिट्टू ने शिक्षिका द्वारा सिखाए कचरे का प्रबंधन करते हुए हस्तकला से संबंधित चीजें बनाई एवं प्रदर्शनी में लगाई। तो बिट्टू ने बनाया, जो शिक्षिका ने सिखाया, तो बहुत तरह के कचरे से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई बिट्टू ने। तो बिट्टू को इस हस्तकला की प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला। और जो बिट्टू उदास था कि उसके घर वाले इतने गरीब हैं कि उसको पैसे नहीं दे सकते हैं सामान खरीदने के लिए कि वो कुछ बनाए, लेकिन जब उसकी शिक्षिका ने बताया कि तुम इस तरह से कबाड़ से कुछ अच्छी चीजें बना सकती हो, तो जब बिट्टू ने वो बनाया और सभी लोगों ने उसका तारीफ किया और उसको राज्य स्तर पर भी प्रथम पुरस्कार मिला पूरे राज्य में। तो जो बेकार की चीज़ें हैं उससे जब हम कुछ बनाते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलती है। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ये प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, तो उसको जब हम इस तरह से उपयोग करेंगे तो वो काफ़ी रचनात्मक होता है, जो चीज़ हम खरीद कर भी नहीं ला सकते। तो आप भी ऐसा ज़रूर बनाइए और उसका जो फोटो होगा वो हमको कमेंट में ज़रूर भेजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप भी बिट्टू की तरह जो अपशिष्ट पदार्थों हैं उससे उपयोगी वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए और आशा करती हूँ कि आप भी इस तरह से बनाएंगे। तो अब ये बताइए कि आपने शहर में कचरा चुनने वाले को देखा है और वे वास्तव में कचरे से उपयोगी पदार्थ ही चुनते हैं। तो आपने देखा होगा कि अपने आसपास के कुछ लोग बोरी ले लेते हैं और उससे जो रास्ते में कचरा होता है तो उसको चुनते जाते हैं। तो वो उसमें से क्या चुनते हैं, तो ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जिसका फिर से उपयोग किया जा सके, जैसे खाली बोतल हुआ, प्लास्टिक हुआ। तो इन चीज़ों को वे जमा करके ले जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसका कबाड़ी को दे देते हैं और उसका फिर से रिसाइकिल होता है, फिर से उससे वस्तुएं बनाई जाती है। तो पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए कचरा का क्या करते हैं। तो क्या आपने अपने घरों में रद्दी कागज, कांच तथा धातु की टूटी फूटी वस्तुएं आदि को किसी कबाड़ी वाले को बेचा है?
तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है कबाड़ी, प्लास्टिक की बोतल, कांच के टुकड़े, तो इस तरह की चीज़ों को क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेच दिया जाता है। तो वे जो लोग जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, बोरे में इकट्ठा चुन रहे हैं, तो वे लोग भी यही करते हैं, क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अपने बड़ों से पता कीजिए कि कबाड़ी वाला इन सब कबाड़ का क्या करता है। तो हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं वे भी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो आपके घर में जो बड़े हैं उनको आप पूछिए कि ये जो कबाड़ी वाले होते हैं ये क्या करते हैं इन कचड़ों का। क्या व्यर्थ कागज से कुछ नया बनाया जा सकता है? तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन क्या करना होगा, उसके लिए सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो व्यर्थ कागज का नया रूप, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको क्रियाकलाप 3 में देखेंगे। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, पुराने समाचार पत्र चाहिए, पुराने लिफाफे चाहिए, मैगजीन चाहिए, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागज, जो फ्रेम युक्त जो तार की जाली हैं, तो वे सारे चीज आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो तार की जाली के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। क्या करेंगे, जो कागज होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लेंगे और इन्हें एक बाल्टी या टब में रखकर पानी डालकर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में 1 दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को मसल कर क्या करेंगे, गाढ़ी लुगदी बना लेंगे। जैसे आटा गूंथती है ना आपकी माँ, तो इस तरह का आप भी उसको गूंथ लेंगे। तो इन्हें भी जानिए, क्या जानना है कि 1 टन समाचार पत्र बनाने में लगभग 12 पेड़ काटे जाते हैं। तो 1 टन जो समाचार पत्र, जो खबर न्यूज़पेपर आते हैं, उसको बनाने के लिए 12 पेड़ को काट दिया जाता है। और जो 12 पेड़ को बढ़ने में कितने सालों का समय लगता है, सोचिए कि कितना पेड़ काटा जाता है कागज बनाने के लिए। इसलिए हमको कागज का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली जो लुगदी है उसको फैला दीजिए और जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। अब क्या करेंगे, जो जाली है उसमें वो जो भीगे हुए कागज है उसको फैला देंगे ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखिए और उसको धूप में सुखाइए। अब उसको क्या करना है, उसका पानी निकल गया छलनी से, अब क्या करना है, उसको पुराने कागज पर रखकर धूप में सुखाएंगे। समाचार पत्र के किनारे पर कोई भारी वस्तु भी रख दीजिए ताकि वो मुड़ ना सके। अब क्या करेंगे, रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए जो लुगदी है उसको फैलाने से पूर्व क्या करेंगे, आप उसमें खाने वाला जो रंग होता है वो उसमें मिला दीजिए, उसको डालकर गूंथ दीजिए ताकि क्या होगा, जो आपका लुगदी है वो रंगीन हो जाएगा। तो इसमें सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको एक सुंदर सा पैटर्न भी तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही आकर्षक होता है और इस तरह से आप एक आकर्षक कागज पा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, जो कागज या फिर न्यूज़पेपर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसको पानी में डाल देंगे एक बाल्टी में। जब वो भीग जाएगा तो उसको एक छलनी में छान देंगे ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद उसको अच्छे से गूंथेंगे और धूप में उसको सुखाएंगे। है ना यह कागज का पुनः चक्रण। तो इस तरह से हम कागज का पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो क्या कागज की तरह आप हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीजों का हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में सोचना होगा और कुछ जानकारियां भी इकट्ठा करनी होगी, तब हम वस्तुओं का पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। तो प्लास्टिक बून और कर्स। तो क्या है प्लास्टिक? तो सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उन वस्तुओं में ज्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक आज के संसार का महत्वपूर्ण पदार्थ है, या यूं कह सकते हैं कि आज का जो युग है वो प्लास्टिक का युग है, क्योंकि हम सुबह उठने से लेकर सोने तक हम जो भी चीज प्रयोग करते हैं सभी क्या है, प्लास्टिक के ही बने होते हैं। हम कृत्रिम प्लास्टिक एलेक्जेंडर पार्केस
के द्वारा निर्माण किया गया था। जो पहला कृत्रिम प्लास्टिक बना था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो अलेक्जेंडर पार्केस के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस प्लास्टिक को पार्केसाइन नाम के द्वारा जाना जाता है क्योंकि उनके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए उनका यहाँ चित्र दिया गया है। प्लास्टिक बैग्स को विघटित होने के लिए लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है और हम चारों तरफ यूं ही प्लास्टिक फैला देते हैं और वो मिट्टी में दबता जाता है, लेकिन वो तो नष्ट नहीं होता, बस मिट्टी को विषैला बना देता है। तो प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 500 खरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार प्रति मिनट 1 अरब से भी अधिक बैग का उपयोग किया जाता है। तो कितना अधिक संख्या है सोचिए। तो क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियां तथा कुछ प्लास्टिक जो है वो विगलित नहीं होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है, क्योंकि ये नष्ट नहीं होता, ये हमारे मिट्टी को बर्बाद कर देता है। तो प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बनाइए जिन्हें दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। तो हम जब सुबह उठते हैं जो ब्रश करते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है और जो सामान लाते हैं बैग भी प्लास्टिक का होता है, जो नहाने के लिए बाल्टी मग का प्रयोग करते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 4 को। तो प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर से के कुछ भागों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये भी सारे क्या हैं? प्लास्टिक के ही हैं, जितने भी सामान का हम उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक वरदान के रूप में क्यों? लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो प्लास्टिक है वो वरदान भी साबित हो सकती है, जैसे तापरोधक होना। ये क्या है? तापरोधक होता है, जिसके कारण हम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका उपयोग करते हैं। आवाज कम करना, ये क्या करता है? आवाज कम करता है, क्योंकि स्टील या दूसरे धातु के जो बर्तन होते हैं बहुत आवाज करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कम आवाज करता है। दीमक और जंग का नहीं लगना, और इसमें दीमक भी नहीं लगता और जंग भी नहीं लगता। तो प्लास्टिक से बने सामान काफी सस्ते होते हैं, तो इस कारण से भी जो प्लास्टिक का उपयोग है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अत्यधिक उपयोग हो, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। तथा अवशिष्ट प्लास्टिक के निपटान के से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं, तो ये नुकसानदायक है। प्लास्टिक में सहस्त्रों गुण है, लेकिन उसका एक दुर्गुण काफी खतरनाक है। प्लास्टिक का कभी मिट्टी ना बन पाना और धरती के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि जब प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाता है तो वो सड़ता नहीं है, तो मिट्टी के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन बाकी चीजें क्या है? सड़ जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक नहीं सड़ता है। तो सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है। तो प्लास्टिक का यदि हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उससे हमको कैंसर का भी खतरा बना रहेगा। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने घरों के कचरों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हमने ऊपर क्या प्रयोग किया था कि जब किसी कचरे को हम प्लास्टिक की थैली में बांधकर फेंकते हैं तो वो नष्ट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, उससे दुर्गंध भी होता है। तो गली मोहल्ले के आवारा जो पशु होते हैं वे भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो वे प्राय प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं, क्योंकि वो बंधा रहता है प्लास्टिक के अंदर कचरा। तो कचरे में क्या होता है? छिलके भी हो सकते हैं, उसमें बचा हुआ भोजन भी हो सकता है। तो इस तरह से जब हम बांध कर फेंकते हैं
तो वो क्या करते हैं, जो पशु होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, तो वे क्या करते हैं, या फिर जो गाय वगैरह बाहर घूमते रहते हैं, भोजन की खोज में वहां पहुंचते हैं और उस प्लास्टिक को जब देखते हैं कि इसमें भोजन है तो वो उसको पूरा ही निगल जाते हैं और इससे कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कितना खतरनाक है सोचिए प्लास्टिक। तो पॉलीथीन की थैलियों को खाने से प्रतिदिन औसतन 5 गायों की मौत हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं वो बहुधा बहकर नालों में या फिर जो सीवर होते हैं उस प्रणाली में पहुंच जाते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो नाले होते हैं वे जाम हो जाते हैं और गंदा पानी सड़क में ही फैलने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक वहां नीचे जमते जाता है और पानी जो है वो ऊपर से बहने लगता है। तो इस तरह से सड़कें भी गंदी हो जाती है और भारी वर्षा में तो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है इस प्लास्टिक के कारण। तो कितना कुछ कर सकता है सोचिए प्लास्टिक। एक पशु का जीवन भी ले सकता है, बाढ़ ला सकता है, नालियों को जाम कर सकता है। तो प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इस कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए जब इतना नुकसानदायक है तो इसका निपटान भी आवश्यक है। तो किस तरह से हम इसका निपटान कर सकते हैं इसके बारे में हमको सभी को मिलकर सोचना होगा। सरकारी आदेशानुसार न्यूनतम 40 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक का ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। साथ ही इसे निःशुल्क बेचना प्रतिबंधित है। तो ये जो सरकार के द्वारा आदेश है उसके अनुसार न्यूनतम 40 माइक्रोन की मोटाई वाला जो प्लास्टिक है उसका ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर से चक्रण किया जा सकता है। तो इसलिए हमको भी समझदार होना होगा और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। तो आइए सभी मिलकर कचरे का निपटान करें। तो किस तरह से करेंगे, प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग में लाया जाए और जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों से इन थैलियों का हमको पुनः उपयोग करना चाहिए और दुकानदारों से कागज के थैलियों का उपयोग करने का आग्रह करना चाहिए और खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हमको घर से ही जो कपड़े का बैग है या फिर जूट का थैला है उसको लेकर जाना चाहिए ताकि हमको सामान प्लास्टिक में ना लाना पड़े। इसके साथ ही हमको और क्या करना है कि जो खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें और उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। साथ ही और क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं, क्योंकि इससे हानिकारक गैस उत्पन्न हो सकता है जिससे हमें बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती है। कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरा जाए और ना ही बाहर फेंका जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी में कचरा इकट्ठा कर सकते हैं। तो हम 2 कूड़ादान लेंगे, एक हरा एक नीला, और उसमें अपना जो कचरा होगा उसको जमा करेंगे और उससे तो हमारा खाद और कबाड़ी वाले के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा वस्तुओं का। तो इस तरह से हम कचरा बाहर प्लास्टिक में बांधकर नहीं फेंकेंगे। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक में बांधकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। आगे से आप ऐसा ना करेंगे और ना करने देंगे, ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अवशिष्ट पदार्थ जो है उसका विवेकपूर्ण निपटान किया जा सकता है। जो रसोई से जो अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होंगे उससे हम क्या बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। कागज पुनः चक्रित कर उसका उपयोग किया जा सकता है। कागज के दोनों ओर लिखा जाए, रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग किया जाए और अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे जो छूटे हुए कागज हैं उसको रफ कार्य में उपयोग करना चाहिए। तो कागज भी हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज बनाने के लिए कितने पेड़ों को काटना पड़ता है। अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप खुद तो करेंगे ही, लेकिन आपके दोस्त जो हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन हैं या फिर आपके पड़ोसी हैं, तो उनको भी प्रेरित कीजिए कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको आप उपयोग में लाइए। अतः स्पष्ट है कि प्लास्टिक का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए वरदान बना सकता है, किंतु इसका अधिक तथा अविवेकपूर्ण उपयोग
इसे हमारे लिए अभिशाप बना सकता है। तो कोई भी चीज वरदान और अभिशाप हमारे द्वारा ही किया जाता है। यदि हम उसका सही से उपयोग करें तो वो हमारे लिए वरदान है, और यदि हम उसका गलत उपयोग करें तो वो अभिशाप भी बन सकता है। तो हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। इसलिए हमको क्या करना है, कचरे का निपटान करना है। तो आपने तो सीख ही लिया कि किस तरह से कचरे का निपटान करना है, और आप उसको करेंगे, कबाड़ का जुगाड़ करेंगे, और जो कचरा उत्पन्न होगा उसको भी अपने लाभ में उपयोग करेंगे, उससे भी लाभ कमाएंगे। तो आप ऐसा ही करेंगे, है ना। तो कचरा वह पदार्थ है, तो हमने इस पाठ में क्या सीखा कि कचरा वह पदार्थ है जिसे हम सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, बस फेंक देते हैं, लेकिन उसका हम उपयोग कर सकते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थ, पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि तथा लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। तो हमें कम से कम अवशिष्ट पदार्थों उत्पन्न करना आवश्यक है। तो हमको क्या कोशिश करना है कि जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे घरों में उत्पन्न हो रहा है वो कम से कम उत्पन्न हो, ताकि कचरा ना बढ़े, और यदि हो भी तो क्या करना है, हमको उसका निपटान कर लेना है। तो आपने तो सीख ही लिया कि किस तरह से निपटान करना है। तो आशा करती हूँ कि आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और आप तो समझेंगे ही, आप तो करेंगे ही, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आप इसको पढ़िए, और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।